हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BHIC 108 राइज ऑफ द मॉडर्न वेस्ट 2K प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिस्कस द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन यूरोप बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले यूरोप, खासकर फ्रांस में क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए थे। हमें मॉनर्की, एनलाइटनमेंट का इफेक्ट, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस जैसे फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। फ्रेंच रेवोल्यूशन अचानक नहीं हुआ, ये कई सालों तक चल रहे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का रिजल्ट था। एब्सोल्यूट मॉनर्की, कॉमन लोगों का डिसैटिस्फैक्शन और एनलाइटनमेंट के आइडियाज ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इस आंसर में हम देखेंगे कि रिवॉल्यूशन से पहले यूरोप के पॉलिटिकल कंडीशंस कैसे थे और उन्होंने किस तरह से बदलाव का रास्ता बनाया। मेन बॉडी। 1. एब्सोल्यूट मॉनर्की और पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन। 17th और 18th सेंचुरी में यूरोप के ज्यादातर देश एब्सोल्यूट मॉनर्की के अंडर थे। फ्रांस में लुइस 14 जैसे राजा ने सारी पावर अपने हाथ में रखी थी। फ्रांस में एस्टेट्स जनरल 175 साल तक नहीं बुलाया गया, जिससे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट जीरो थी। यह सेंट्रलाइज्ड सिस्टम लोगों को अलग कर रहा था और डिसैटिस्फैक्शन बढ़ रहा था। 2. करप्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इनएफिशिएंट और करप्ट था। गवर्नमेंट जॉब्स बिकती थी या इनहेरिटेड होती थी, जिससे केपेबल लोग कम थे। टैक्स सिस्टम अनफेयर था। क्लर्जी और नोबिलिटी टैक्स नहीं देते थे, पूरा बोझ थर्ड एस्टेट पर था। मिडिल क्लास, जिनके पास पैसा था, उनके पास पावर नहीं थी, जिससे उनमें गुस्सा बढ़ रहा था। 3. एनलाइटनमेंट के प्रभाव। वोल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू जैसे थिंकर्स ने मॉनर्की को क्रिटिसाइज किया और लिबर्टी, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी प्रमोट किया। मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट दिया और रूसो ने जनरल विल की बात की। इन आइडियाज ने लोगों को जगाया कि राजा की पावर को चैलेंज किया जा सकता है। 4. रिफॉर्म्स का फेलियर और नोबिलिटी का रेजिस्टेंस। लुई 14 जैसे राजा रिफॉर्म लाना चाहते थे, जैसे टैक्स रिफॉर्म, लेकिन नोबल्स ने अपोज किया। पार्लियामेंट्स ने रिफॉर्म्स को रोक दिया ताकि उनके प्रिविलेजेस बचे रहे। रिपीटेड फेलियर्स ने मॉनर्की पर लोगों का भरोसा तोड़ दिया। 5. फॉरेन एग्जाम्पल्स और इंस्पिरेशन। अमेरिका की रिवॉल्यूशन 1776 ने फ्रांस के लोगों को इंस्पायर किया कि बदलाव पॉसिबल है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनर्की एक ऐसा मॉडल था जिसमें लिमिटेड मॉनर्की थी। ये फ्रांस के कॉन्ट्रास्ट में था। इन फॉरेन एग्जाम्पल्स ने पॉलिटिकल चेंज के आइडिया को और स्ट्रांग बनाया। कंक्लूजन। अंत में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले यूरोप का पॉलिटिकल सिस्टम आउटडेटेड हो चुका था। एब्सोल्यूट मॉनर्की, करप्शन और एनलाइटनमेंट के आइडियाज ने एक रेवोल्यूशनरी एनवायरनमेंट बना दिया था। लोगों को लगने लगा कि बदलाव जरूरी है और वो तैयार हो गए सिस्टम को चैलेंज करने के लिए। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Question 6. Examine the issues responsible for growing antagonism between the British Crown and its American colonies. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ब्रिटेन और उसकी अमेरिकन कॉलोनीज के बीच टेंशन्स बढ़ने के क्या मुख्य कारण थे। इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और आइडियोलॉजिकल इश्यूज को डिस्कस करना है जो अमेरिकन रेवोल्यूशन तक ले गए। आंसर। इंट्रोडक्शन। 18th सेंचुरी के दूसरे हिस्सा में ब्रिटेन और उसकी अमेरिकन कॉलोनीज के बीच संबंध काफी खराब हो गए थे। एंटेगोनिज्म का मतलब है दोनों के बीच बढ़ता हुआ विरोध और असहमति। टैक्सेशन, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस और राइट्स की डिनायल जैसे कई कारणों ने इस विरोध को जन्म दिया। साथ हाई एनलाइटनमेंट आइडियाज और एक नई कॉलोनियल आइडेंटिटी ने भी इस विरोध को और मजबूत किया। चलिए इन सभी कारणों को डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1. इकोनॉमिक पॉलिसीज और टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। 7 years वॉर के बाद ब्रिटेन ने अपने खर्चे निकलने के लिए कॉलोनीज पर नए टैक्सेस लगाए। स्टैंप एक्ट 1765, शुगर एक्ट 1764 और टाउनसेंड एक्ट्स 1767 जैसे कानून बिना कॉलोनियल रिप्रेजेंटेशन के लगाए गए।
कॉलोनिस्ट्स ने नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का स्लोगन दिया, जिसका मतलब था कि बिना उनकी सहमति के टैक्स अनफेयर है। 2. ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ब्रिटेन ने कॉलोनीज पर मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज थोपी, जिसमें वो अपनी मर्जी से ट्रेड नहीं कर सकते थे। नेविगेशन एक्ट्स के जरिए उनकी ट्रेड सिर्फ ब्रिटेन के साथ अलाउड थी, जो उनकी इकोनॉमी को लिमिट करता था। कॉलोनिस्ट्स को ये पॉलिसीज लूट जैसे लगती थी और उन्होंने स्मगलिंग जैसे रास्तों का सहारा लेना शुरू किया। 3. पॉलिटिकल कंट्रोल और राइट्स की अनदेखी। कॉलोनिस्ट्स को लगता था कि उन्हें इंग्लिश सिटीजन्स के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। ब्रिटेन ने उनकी लोकल गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करना शुरू किया और अपने गवर्नर्स अपॉइंट किए। क्वार्टरिंग एक्ट 1765 और डिक्लेरेटरी एक्ट 1766 जैसे कानून उनकी ऑटोनॉमी के खिलाफ थे। इससे कॉलोनीज में गुस्सा और असुरक्षा का माहौल बन गया। 4. एनलाइटनमेंट का असर और नई आइडेंटिटी का विकास। जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू और रूसो जैसे थिंकर्स ने लोगों को नेचुरल राइट्स और लिबर्टी के बारे में सोचने पर मजबूर किया। कॉलोनिस्ट्स ने मॉनर्की को चैलेंज करना शुरू किया और अपने अधिकारों की डिमांड की। उनमें एक अलग अमेरिकन आइडेंटिटी डेवलप हो रही थी जो ब्रिटिश रूल से टकरा रही थी। थॉमस पेन जैसे लोगों ने कॉमन सेंस जैसे लिखों से लोगों को इंस्पायर किया। 5. फाइनल इवेंट्स जो कॉन्फ्लिक्ट तक ले गए। बॉस्टन मैसेकर 1770 और बोस्टन टी पार्टी 1773 ने ब्रिटिश ऑपरेशन के सिंबल बन गए। जवाब में ब्रिटेन ने इंटॉलरेबल एक्ट्स पास किए, जिससे कॉलोनीज और भी नाराज हो गई। इसके बाद फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बना और 1775 में लड़ाई शुरू हो गई। कंक्लूजन। ब्रिटिश क्राउन और अमेरिकन कॉलोनीज के बीच विरोध कई कारणों से बढ़ता गया, जैसे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, पॉलिटिकल राइट्स की कमी और एनलाइटनमेंट के आइडियाज। इन सभी ने मिलकर एक रेवोल्यूशनरी आंदोलन की नींव राखी। ये समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम मॉडर्न डेमोक्रेसी के विकास को भी समझ पाते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 7. Explain the developments in agriculture in Britain. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ब्रिटेन के एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में बताना है। खासकर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के टाइम पर क्या क्या बदलाव आए। हमें नए टेक्निक्स, इन्वेंशंस और फार्मिंग के तरीकों में जो सुधार हुए उनका जिक्र करना है। एनक्लोजर मूवमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिंक को भी समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। 17 से 19 सेंचुरी के बीच ब्रिटेन में खेती में बहुत बड़े बदलाव आए, जिसे हम एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन कहते हैं। नए तरीके जैसे कि क्रॉप रोटेशन, मशीन्स का यूज और साइंटिफिक लाइवस्टॉक ब्रीडिंग ने फार्मिंग को ज्यादा प्रोडक्टिव बना दिया। इस डेवलपमेंट ने सिर्फ खेती को नहीं बल्कि सोसाइटी और इकोनॉमी दोनों को बदल दिया। मेन बॉडी। 1. एनक्लोजर मूवमेंट। एनक्लोजर एक्ट्स के तहत छोटी छोटी जमीन को मिलाकर बड़े फार्म्स बनाए गए। कॉमन लैंड्स जो सबके लिए अवेलेबल थी, अब रिच लैंडओनर्स के कंट्रोल में आ गई। गरीब किसान अपनी जमीन छोड़कर सिटीज में माइग्रेट करने लगे, लेकिन इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये था कि फार्मिंग और ऑर्गेनाइज्ड और प्रोडक्टिव बन गई। 2. नए फार्मिंग टेक्निक्स। क्रॉप रोटेशन। पुराने 2 फील्ड या 3 फील्ड सिस्टम की जगह 4 फील्ड सिस्टम आया, जिसमें हर साल अलग क्रॉप्स उगाकर सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन की जाती थी। सिलेक्टिव ब्रीडिंग। रॉबर्ट बेकवेल जैसे फार्मर्स ने साइंटिफिक तरीके से एनिमल्स का ब्रीडिंग किया, जिससे उनका साइज और क्वालिटी इंप्रूव हुआ। सीड ड्रिल। जेथरो टल ने सीड ड्रिल बनाया जो बीज को सही डेप्थ पर डालने में मदद करता था। इससे बीज बर्बाद नहीं होते थे और ग्रोथ ज्यादा होती थी। 3. मशीन्स और टूल्स का यूज। मैकेनिकल थ्रेशर्स, हॉर्स ड्रॉन प्लाउ जैसे टूल्स ने मैनुअल लेबर की जरूरत कम कर दी। फार्मिंग फास्ट हो गई और लार्ज एरियाज में फार्मिंग पॉसिबल हो गई। मैकेनाइजेशन ने कमर्शियल एग्रीकल्चर को प्रमोट किया। 4. सोसाइटी और इकोनॉमी पर असर। ज्यादा फूड प्रोड्यूस होने लगा, जिससे पॉपुलेशन ग्रो हुई और लोगों की हेल्थ बेटर हुई। रूरल एरियाज से सिटीज में माइग्रेशन हुआ, जहां लोग फैक्ट्री जॉब्स लेने लगे। यह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट था। फार्मिंग अब सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि प्रॉफिट कमाने का बिजनेस बन गई। कंक्लूजन। ब्रिटेन में एग्रीकल्चर में जो डेवलपमेंट्स हुए उन्होंने सिर्फ फार्मिंग नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी और इकोनॉमी को बदल दिया। एनक्लोजर, नए टूल्स और साइंटिफिक फार्मिंग ने प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए ग्राउंडवर्क तैयार किया।
हालांकि कुछ लोगों को नुकसान हुआ, ओवरऑल यह बदलाव काफी इम्पैक्टफुल था। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 8. Write short notes on any two of the following in about 200 words each. A. Developments in various fields of science. B. Important ideas of enlightenment. C. Demographic changes. D. Trade and colonialism in Asia. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से किसी 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर टॉपिक में उसका मैं कंटेंट, की डेवलपमेंट्स, थिंकर्स अगर हो तो, और उनका हिस्टोरिकल इम्पैक्ट कवर करना है। नोट्स क्लियर और पॉइंट वाइज होने चाहिए जो मॉडर्न वेस्ट के डेवलपमेंट को समझा सके। आंसर। इंट्रोडक्शन। ये 4 टॉपिक्स मॉडर्न यूरोप और दुनिया के बदलते समय के इंपॉर्टेंट पहलू है। साइंस में नए इन्वेंशंस, एनलाइटनमेंट के नए विचार, पॉपुलेशन चेंजेस और एशिया के ट्रेड ने सोसाइटी को बदलने में बड़ा रोल प्ले किया। इन डेवलपमेंट्स ने मॉडर्न वर्ल्ड की फाउंडेशन रखी। ए. Developments in various fields of science. Scientific revolution. 16th से 18th सेंचुरी तक साइंस में नए डिस्कवरीज हुए जिसे हम साइंटिफिक रेवोल्यूशन कहते हैं। गैलीलियो, केपलर और न्यूटन जैसे साइंटिस्ट्स ने पुराने बिलीफ्स को चैलेंज किया। की फील्ड्स एंड इनोवेशंस। एस्ट्रोनॉमी। कोपर्निकस ने बताया कि अर्थ नहीं, सन सेंटर में है। गैलीलियो ने टेलीस्कोप से प्रूव किया। फिजिक्स। न्यूटन के लॉज ने मोशन और ग्रेविटी को समझाया। बायोलॉजी एंड मेडिसिन। विलियम हार्वी ने ब्लड सर्कुलेशन समझाई, माइक्रोस्कोप से नए ऑर्गेनिजम्स दिखाई दिए। इम्पैक्ट। सुपरस्टिशन की जगह लॉजिकल थिंकिंग आए। साइंटिफिक सोसाइटीज बनी जैसे रॉयल सोसाइटी। टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री का बेस बना। बी. इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट। कोर कॉन्सेप्ट्स। एनलाइटनमेंट एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था जिसमें रीजन, फ्रीडम, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी को प्रमोट किया गया। वोल्टेयर, रूसो, लॉक, मॉन्टेस्क्यू जैसे थिंकर्स ने नए आइडियाज दिए। की आइडियाज। नेचुरल राइट्स। लॉक ने बताया कि हर इंसान के कुछ जन्म से अधिकार होते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो ने बोला कि सरकार लोगों की मर्जी से बननी चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर्स। मॉन्टेस्क्यू ने 3 शाखाओं वाली सरकार का आइडिया दिया। इम्पैक्ट। अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशंस को इंस्पायर किया। डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट मिला। मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम का बेस बना। सी. डेमोग्राफिक चेंजेस। पॉपुलेशन ग्रोथ। 17th सेंचुरी के बाद यूरोप की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी। डेथ रेट कम हुआ फूड और मेडिकल इंप्रूवमेंट्स की वजह से। अर्बनाइजेशन। लोग गांव छोड़कर शहरों में आए इंडस्ट्रियल जॉब्स के लिए। लंदन, पेरिस जैसे सिटीज बहुत बड़े। सोशल इम्पैक्ट। मिडिल और वर्किंग क्लास उभार के आए। नए इश्यूज जैसे हाउसिंग, सैनिटेशन भी सामने आए। डी. ट्रेड एंड कलोनियलिज्म इन एशिया। यूरोपियन एक्सपेंशन। पोर्चुगल, ब्रिटेन, फ्रांस, डच जैसे देशों ने एशिया में अपने ट्रेड सेंटर्स बनाए। की कमोडिटीज। मसाले, कपड़ा, चाय और चीन का सामान यूरोप में डिमांड में था। ईस्ट इंडिया कंपनीज ने ट्रेड कंट्रोल किया। कलोनियलिज्म। ट्रेड के जरिए पॉलिटिकल कंट्रोल भी आया, जैसे इंडिया में ब्रिटिश रूल। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ, लेकिन कल्चरल और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सचेंज भी हुआ। कंक्लूजन। साइंस, एनलाइटनमेंट, पॉपुलेशन और ग्लोबल ट्रेड ने दुनिया को बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इन सभी डेवलपमेंट्स ने नए आइडियाज, सिस्टम्स और पॉसिबिलिटीज के लिए रास्ता बनाया जो मॉडर्न दुनिया का बेस बन गए। बिफोर वी एंड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच स्टडी मटेरियल्स एंड वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।